तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के एक्शन के लिए। और आज दुनिया भर के बाजारों से कुछ बेहतर, कुछ मजबूती के संकेत। कल की रिकवरी को हम आज आगे और कितना बढ़ाएंगे, क्या ऊपरी स्तरों पर टिक पाएंगे, और वीकली क्लोजिंग क्या एक बेहतरीन मिलेगी। ढेर सारे सवाल है, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सर, क्या लास्ट लेग में मतलब बिल्कुल डॉट ऑन आपने जो प्रेडिक्ट किया था, स्ट्रेंथ देखने को मिली। और सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं चढ़ा, निफ्टी को खींच के लेके गया है साथ में। तो मतलब ये ट्रेंड, उसी के साथ हम पार्टी मोड में वीकेंड की तरफ जाएंगे। एक तो पहली बात तो है ना, वीकेंड आप बोलो मत। क्यों? मुझे लग ही नहीं रहा वीकेंड है। छुट्टी पे जाके आने के बाद यही सबसे बड़ा फायदा होता है, आदमी इतना चार्ज होता है। एक्चुअली वो मंडे निकल जाता है ना सर, साइकोलॉजिकली। मंडे का ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपकी छुट्टी संडे और मंडे करवा दूँ, सैटरडे करवा। मंडे जब निकल जाता है साइकोलॉजिकली तो वैसे ही सब हल्का हो जाता है। सर, ट्रिगर्स। सो ओवरऑल ट्रिगर्स बढ़िया है। ग्लोबल मार्केट से थोड़े बेहतर ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए, हालांकि डे हाई से थोड़े नीचे जरूर बंद हुए, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी है, कोई दिक्कत नहीं। और हम जितना सोच रहे थे 41 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर 3:30 बजे, उसके मुकाबले में तो बेहतर बंद हुए। एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा है, 18,800 के आसपास एसजीएक्स दिख रहा है। तो आप मान लें थोड़ा 17,700 675 के आसपास खुलने के संकेत स्पॉट लेवल के आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स फिर से कुछ करने के मूड में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डाउ फ्यूचर सपाट रहे, शाम को अच्छे से बढ़ जाए, हमारा चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कच्चा तेल ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। वेरी नाइस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, लवली, फैंटास्टिक। तो कच्चा तेल $77। और बाय द वे सऊदी अरब पहुंच चुके हैं शी जिनपिंग साहब। हाँ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग नजर रहेगी वहां पर। लगातार 5वें दिन गिरते रहे, थैंक यू वेरी मच। और आज का सबसे बहुचर्चित स्टॉक, ठंडी खबरों वाले दिन में पेटीएम गर्मा गर्म खबर लेकर आया है। लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। ये है पेटीएम, और हम भी इग्नोर नहीं करेंगे। और आप सब सुनकर देखकर खुश हो जाएंगे। आज हमने पेटीएम के बायबैक पर पूरा विस्तार से विश्लेषण किया है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है। क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कितना किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और क्या किसी को कुछ फायदा होगा तो कितना। पेटीएम के बायबैक से रिलेटेड आपके जो भी सवाल है, उसका थोड़ी देर में हम विश्लेषण करने की तैयारी में, और स्टॉक कितना बढ़ सकता है वो भी हम बताने के लिए तैयार हैं। सर, मुझे एक बात बताइए, ये हमारा इलेक्शंस है, ये डाउ नैस्डैक से वॉच करते हैं क्या, और हमारे मार्केट का रिएक्शन? क्योंकि अब मुझे लग रहा है ना, ये चेंज ऑफ फॉलोअरशिप हो रहा है यहाँ पे। नेहा, वैसे है ना, ऑनेस्टली बताऊं ना, एक दिन से अंदाजा लगाना नहीं चाहिए। एक्चुअली है ना, कई बार ऐसा हुआ है बीच बीच में कि जब हम जो प्रदर्शन करते हैं वैसा अमेरिकी बाजार करते हैं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी ऐसा नहीं है। अच्छा। जब ऐसा होता है तब मैं हाँ करता हूँ, कहता भी हूँ कि हमें वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ फर्क इतना है कि कल हम जो बढ़े हैं, उस बढ़ने के पीछे दो कारण थे। 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था सुबह 6-7 बजे, और वो आपका धीमे धीमे रिकवर होकर लगभग फ्लैट हो गया सुबह 10:30-11 बजे तक। दोपहर में वो धीरे धीरे ग्रीन हो गया, और हमारे बंद होने के वक्त 40-50 पॉइंट ऊपर था। तो डाउ की 150 पॉइंट की रिकवरी को बाजार ने डाइजेस्ट किया। और क्यों किया? लगातार 3-4 दिन कंसोलिडेशन और करेक्शन दिखाने के बाद हल्के बाजार, वीकली एक्सपायरी, भारी भरकम पोजीशन, इलेक्शन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक शॉर्ट कवरिंग, ये कल की कहानी है एक सेंटेंस में। और उसके चलते भारतीय बाजार बढ़कर आए। और बैंक निफ्टी, जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे, पॉलिसी के बाद चलता है। सही बात है, बैंक्स चलते हैं। वो आपने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों चलता है। बस, और पॉलिसी के ठीक बाद जब गिरा तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मौका परसों आपको दिया था, 42,950, और आप वहां से देखिए 700 पॉइंट की नॉन स्टॉप रिकवरी सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में हो गई आपकी। कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉट टू डॉट तैयारी करवाई थी। सबसे बढ़िया चाल ही बैंक निफ्टी की है इस बार। और बैंक निफ्टी की चाल इसलिए भी बढ़िया है नेहा, कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, बैक ऑफ द माइंड 17,835 से 17,900 के बीच में हम एक गैप छोड़कर आए हुए। आज तक वो गैप भरा नहीं है। उम्मीद करें कि ना भरे, कभी वहां तक ना पहुंचा नहीं। कई बार कोशिश की जा सकता है, जाया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने कहीं कोई गैप छोड़ा ही नहीं है। बैंक निफ्टी लगातार स्क्रीन पर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि गैप से बढ़ गया और वो गैप पूरा न किया हो। हाँ। कल भी आप देखिए आराम से 43,100 पर मिल रहा था। हाँ। और कल हमने सुबह यही कहा था कि जहां खुल रहा है वहीं खरीद लीजिए, नीचे आए तो और ऐड कीजिए, आज लेने का दिन है, देने का नहीं। और आप देखिए तो बढ़िया बात क्या है, पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी है, सस्टेनेबल बनी है। धीमे धीमे करके आपको दिन के लो पर खुल के दिन के हाई पर बंद होते हैं। इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। सही बात है ना। मार्केट में इससे बढ़िया क्या चाहिए?
आप 9:15 सबसे लोएस्ट पे और 3:30 सबसे हाईएस्ट पे हो, और आप अगर आप तेजी कर रहे हैं स्टेडीनेस के साथ हाँ, करें। मंदी कर रहे हैं तो ऐसा कभी तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, सो और तेजी और मंदी का भी सवाल नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है हम्म, जो आप सोच रहे हैं या जो आप मार्केट का विश्लेषण कर रहे हैं, मार्केट वैसा रिएक्शन कर रहा है कर क्या? रहे हैं। अनुशासन के साथ। ओवरऑल इन्वेस्टर्स को तेजी पसंद है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये है कि जैसा आप सोच रहे हैं अगर वैसा ही हो, जिस लेवल पर आप सोच रहे हैं लेना है, जिस लेवल पर देना है, वहां से मार्केट घूमे, बढ़िया है। अगर आपको लॉन्ग है, बॉटम पे खुले टॉप पे बंद हो, शॉर्ट हो टॉप पे खुले बॉटम पे बंद हो, सो पोजिशनिंग आपकी अलग हो सकती है। लेकिन अगर आपने मार्केट के मूव का अंदाजा ठीक ठीक लगा लिया तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जाए ना, फर्क क्या पड़ता है, फिर तो आपको ट्रेड करना आना चाहिए। सो आई थिंक कल का सेशन जो था मजबूती भरा, उसमें ये दोनों तीनों कारण थे जिसकी वजह से हमने मजबूती बना ली। ओके, लेकिन डाउ की ये स्ट्रेंथ अभी बरकरार रहेगी, ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि हम कच्चे तेल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो स्लो डाउन के कंसर्न में पिटा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो हम तो बिग बायर हैं। 1000 पॉइंट की तेजी की बात तो हम कल भी कर रहे थे कि डाउ लगभग हाँ, लगभग आपने 1000 कहा पॉइंट था। की तेजी के लिए तैयार हो रहा है। वापस से एक बार 34,200 तक जाने की तैयारी है, तो 400-500 पॉइंट तो और बचे हैं। 33,200 से आकर घूमता तो ठीक था, लेकिन 33,400 के आसपास से ही घूम गया है। सो आई थिंक डाउ के लिए ब्रॉडर रेंज नेहा अभी 33,000 33,200 नीचे सपोर्ट है, ठीक है, 33,300 34,300 34,500 ऊपर रुकावट की जगह है। ठीक तो इस बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। 2 दिन आपको भागते हुए दिखेगा, हो सकता है आजकल में एक बार 34,000 हो जाए ठीक है। और वहां पर फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो डाउ कोई बहुत तेजी या बहुत मंदी दिखाने के मूड में नहीं है। होल्ड आउट हाँ, करेगा, मतलब ठीक है, टाइम पास ही करना है। ठीक है। टाइम पास करने के भी 2 तरीके हैं, हाँ, एक छोटी सी रेंज, एक थोड़ी सी बड़ी रेंज। एक दिन 2 दिन का देखना है तो आप रेंज छोटी कर लीजिए, आपको हफ्ते भर का व्यू लेना है तो थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए। हमें कौन सा डाउ का रोज रेंज निकालना है, सही तो बात इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी रेंज लेता हूँ। और थोड़ी सी बड़ी रेंज डाउ की है 33,000 34,500 34,587 का हाई डाउ ने बनाया इस पूरे रनअप में, अभी वाले में। तो उसके आसपास जाके इसको रुकना है। 33,200-300 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो 33,000 के आसपास सपोर्ट है। अच्छा, तो इस 1,500 पॉइंट की रेंज को एंजॉय करो। उस हिसाब से जैसा डाउ फ्यूचर्स कमाल दिखाए, या तो एक दिन पहले या नेक्स्ट डे, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। किसी भी ट्रिगर में कोई ऐसी खास खराबी है नहीं, न आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं अमेरिका में, न आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, कच्चा तेल धीमे धीमे गिर रहा है, 5 दिन गिर गया। बाय द वे, हमारा जो क्रूड ऑयल बास्केट है 75 पे आ गया। वेरी गुड, आप ऐसे कम लाती रहिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा मत कीजिए कि आप जो नहीं होता मैं उसी के लिए आपको कहता हूँ। आपने अच्छा किया तो मैंने वो भी बताया। तो कच्चा तेल तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। भले हम रोज उसके देख के बढ़े ना बढ़े, अब कई लोग दुखी होते हैं, इतना नीचे आ गया सर, आप तो कहते थे कच्चे तेल से बढ़ेगा, अब क्यों नहीं बढ़ता? आ गया ना, लाइफ हाई पहले ही बना लिया है। हाँ, रोज 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 डे टू डे कोरिलेशन, ये तो मार्केट की प्रॉब्लम है ना, कि जो हम चाहें वैसा हो सकता है, लेकिन जब हम चाहें तब हो ये जरूरी नहीं, तब हो। ये काम तो ये अपनी मर्जी से ही करेगा, हमारे कहने से नहीं करेगा। बिल्कुल सही करेगा सही डायरेक्शन में, लेकिन इसकी मर्जी से कि कब करना है। सो आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, लेवल डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम कभी डिसाइड नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। लेकिन सर, इस बीच एक और अच्छा डेटा आने की तैयारी में है, वो है हमारे इन्फ्लेशन का डेटा। 12 दिसंबर को आंकड़े आने हैं, और उससे पहले जो पोल्स में पढ़ रही थी, हाँ। अर्थशास्त्रियों के, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, टॉलरेंस बैंड के तो अभी भी ऊपर है, 2 से 6% का जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है उसके ऊपर है। लेकिन अच्छी बात यह कि 9 मंथ लोज 6.4 और 6.35 इसके आसपास का नंबर बताया जा रहा है। अभी तो और गिरेगा। ये यही वाला गाना लगाओ इन्फ्लेशन के लिए, अभी तो और गिरेगा। और देखिए आना ही है, हमारे लिए इन्फ्लेशन टॉप आउट कर चुका है और ग्रेजुअली नीचे आना है। अनुमान 6.3% का, लास्ट टाइम 6.7% था। हाँ, तो 40 बेसिस पॉइंट घटकर आ रहा है। कच्चा तेल जो वापस से घट रहा है, अब ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कल मैंने आने के बाद पहली बार वापस से डीजल टैंक फुल करवाया। रिजर्व में भी आ गया तो सुबह ही। अच्छा। तो जनरली रिजर्व में आने के बाद अगर एक आधा राउंड हो जाए तो उस समय सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, है ना। सो जब आया मैंने देखा तो 5,100 रुपये में टैंक फुल। ओके। और इसी तरह की सिचुएशन में मैंने 5,800 रुपये दिए हैं, मतलब आपके 600-700 रुपये तो कम हो गए। क्लियर। हाँ, मतलब इतना इम्पैक्ट तो धीरे धीरे आया है टॉप से, $120 के ज़माने से अब तक। ऐसा नहीं हफ्ते महीने भर से। सो पॉइंट ये कि आपका इन्फ्लेशन इमीडिएटली कच्चे तेल के साथ कम हो जाता है, पेट्रोल डीजल के दामों के साथ कम हो जाता है।
ये एक बड़ा फर्क है। हम्म, सो आई थिंक उसका फायदा। और इसमें एक चीज मैं याद करना चाहता हूँ, आउट ऑफ द मुझे याद आ गया। हाँ, और इसकी क्रेडिट में देना चाहता हूँ बाजार के एक बड़े दिग्गज को, कौन? सुनील सिंघानिया साहब, अच्छा, एबेकस म्यूचुअल फंड के, आपने उनके एबेकस साथ एसेट अभी मैनेजमेंट। चर्चा भी हाँ, की थी आपने। सुनील जी आए थे शो में दिवाली के वक्त। हाँ, बहुत साफ उन्होंने कहा, अनिल मुझे $60-70 आते हुए दिख रहा है, एकदम साफ। हाँ, मतलब जब $110-120 के आसपास कच्चा तेल हो, उनका बहुत क्लियर कट बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल। मैं क्या होता हूँ, जब ऐसी बड़ी चीज आती है ना, जैसे राहुल अरोड़ा साहब बोल के गए 15,000 निफ्टी आ हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ, मैं उसको अंडरलाइन बोल्ड लेटर में ये अंडर सब कोट, करवा हाँ, देता हूँ, है ना, ताकि याद रहे, हमें भी याद सही रहे, बात दर्शकों है। को भी याद रहे, उनको भी याद रहे। हाँ, तो आई डोंट नो, सुनील जी तो इतने बढ़िया बढ़िया बोल्ड कॉल देकर जाते हैं और बहुत डायरेक्शनली स्ट्रांग बोलते हैं। अब उनको याद एक नहीं है, मुझे याद है उन्होंने जो कहा है। बिल्कुल। तो मैं, हमारे जितने बड़े दिग्गज एक्सपर्ट आते हैं, मैं याद रखता हूँ कौन क्या कह के जा रहा है, क्योंकि उन्हीं से आपको पता है और जा भी फिर उसी तरफ अगली रहा बार है। किसको पूछना है सही बात है ना। बात है, हाँ। सो उनका ये बोल्ड कॉल था कि कच्चा तेल $60-70 तक आ जाएगा, 80 तो कहीं नहीं गया। वही सॉरी, सैल्यूट। उल्टा, हाँ, सीधा सैल्यूट है। सही बात है, हाँ, बिल्कुल तो सैल्यूट तो ये बनता है। तो ये चीज है। तो आई थिंक कच्चा तेल हमारे लिए जो अगर 75-76 पे है, अब टिका रहे 80 के ऊपर ना जाए, हम हाँ, उसमें ही खुश है। और सही 70 बात कर दे आप तो बहुत ही बढ़िया। 75 तो आ ही गया, और हमारा तो क्रूड बास्केट वैसे भी मेहरबानी जो दूसरे डेस्टिनेशन से आ रहा है तेल, तो उस वजह से हम देख ही रहे हैं। चलिए सर, अब स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं। ग्लोबल क्यू सर। ग्लोबल पॉजिटिव है कच्चे तेल की वजह से और डाउ की वजह से। ठीक है, डाउ फ्यूचर सुस्त रहने दे, घटे ना, बस उतना काफी है। होल्ड करें, ठीक है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, लेकिन थोड़े कम नेगेटिव है। नेगेटिव तो है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, थोड़े से बेहतर है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। मेरा तो सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है, हाँ, सबका नहीं है, इसलिए मैंने न्यूट्रल कर दिया, एवरेज आउट कर अच्छा, ओके। ओके। अब आइए निफ्टी सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन। 18,525, 18,575, 18,610 के आसपास आप बंद हुए, ये आपके लिए पहला सपोर्ट रेंज है, 525, 575। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में कितना भी करेक्शन आपने देखा, कितनी भी सुस्ती देखी, कितनी भी मायूसी देखी, बहुत लोगों ने बोला 12 से 3 पिक्चर देखकर आ जाते हैं, कुछ बाजार में हो नहीं रहा, उसके बावजूद 18,525 टूटा नहीं है, राइट। तो 18,525 आपके लिए मजबूत सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट जोन यही है। इसके नीचे का तो देना पड़ता है, मेरी आदत पड़ी हुई 2 देने की, नहीं भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज 18,450, 18,500 कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो तो उसके लिए आप नोट करके रखें। ठीक है, हायर साइड पर 650, 700 पहली रेंज है, जहां पर खुलकर आप टाइम पास करेंगे, देखेंगे। 700 के पार निकलकर टिके 725, 750 पहला लेवल है। 800, 815 तक ऊपर जा सकते हैं। तो 725 से 815 ब्रॉडली बनती है, 750, 815 मैंने दिया है, वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। थैंक यू वेरी मच। हालांकि कल हीरो या जीरो ट्रेड में आपके पैसे नहीं बने होंगे, जी। लेकिन जिन्होंने फ्यूचर्स खरीदे उनके लिए कल काफी अच्छा रहा। फ्यूचर्स तो क्योंकि कई बार ये होता है कि हीरो या जीरो ट्रेड में सेम डे अगर थोड़ा लेट मूव आता है एक्सपायरी के दिन, तो पैसा बन नहीं पाता। लेकिन अगर आप वही फ्यूचर खरीदे तो कल भी आपके पैसे बन गए, आज फिर से बनेंगे, राइट। तो दोनों वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जो रिस्क ज्यादा लेता है वो फ्यूचर खरीदता है, ठीक है। रिस्क कम लेता है वो ऑप्शंस लेता है। कम रिस्क में पैसा बनने के चांस भी थोड़े कम हो जाते कम हैं, हो जाते हैं। ज्यादा रिस्क में पैसा बनने के चांस भी ज्यादा होता है। तो जिन्होंने फ्यूचर्स खरीदा उनके लिए कल भी टॉप पे बंद हुआ है, बिल्कुल। आज भी बेहतर है। 43,515 के ऊपर आपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, और आपकी बेस्ट क्लोजिंग उससे पहले 43,332 की हुई थी, हाँ। 6 दिसंबर को, राइट। क्लोजिंग, हाँ, राइट। क्लोजिंग, तो वो भी आपने एक ब्रेकआउट दे दिया। जी। अब आपके लिए इस लिहाज से सपोर्ट जोन जो है, जो पुराना इंट्राडे हाई और पुराना क्लोजिंग हाई, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया। इंट्राडे हाई 515, क्लोजिंग हाई 332। तो मैंने राउंड फिगर में कर दिया 325, 500। चाहे तो आप 350, 525 भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 पॉइंट बैंक निफ्टी में मायने नहीं रखता, हाँ, ये ठीक। स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। तो आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है वो 43,325, 43,500। क्लियर है, ये सपोर्ट यही नहीं टूटेगा। ठीक है, और गलती से अगर आ जा रहे नीचे, आना नहीं है, 43,100, 43,225 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है। स्ट्रॉन्ग बाय ब्लाइंड, ब्लाइंड बाय जोन, आंख बंद करके खरीदने का। ठीक है। 43,100 ऊपर सारे लेवल हवाबाजी अंदाज से भयंकर वाले अंदाज से। उसका रीजन बताता हूं, न तो लेवल है न डेटा है, दो में से एक चीज हो तो फिर भी ठीक है। अच्छा। सारे इमोशनल लेवल है, न मैथमेटिकल है, न साइंटिफिक है, न डेटा ड्रिवन है। क्योंकि
लाइफ टाइम हाई पे आप बंद हुए। अब आप सोचो, हाँ, जिस बैंक निफ्टी के एक ऑप्शन में कल 21 करोड़ शेयर ओपन खड़े थे, आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला बैंक निफ्टी का लेवल है पुट में 43,514 लाख शेयर और कॉल्स में 43,511 लाख शेयर। अब ये 11 लाख शेयर क्या है? कुछ नहीं, मच्छर। ठीक है, इसलिए न लेवल है न डेटा है, तो मैंने अंदाज से दिया कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर कितना बढ़ सकता है, आप अपने हिसाब से देखिए। बेसिकली 44,000 के आसपास तक जाना है इसको, वो 43,944,000 के आसपास, तो बीच में मैंने अंदाज से दिए 700, 775 और 43,850, 43,950। सर अब डे लेवल डे लेवल 610 पे बंद हुए हैं। 575, 550, 525 तीन छोटे लेवल हैं, 500 और 450 दो मीडियम लेवल बस। ठीक है, ऊपर में 650, 702 छोटे लेवल, 750, 775 दो मीडियम लेवल, 815 बड़े लेवल के तौर पर बस। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,525 पहला सपोर्ट लेवल, 375, 325 दो मीडियम लेवल है, 43,275, 225 और 43,100 फाइनल लेवल के तौर पर इसके नीचे की जगह अब हो गई है खत्म। ऊपर की तरफ सेम मैं वही कह रहा हूँ, सारे लेवल अंदाज से एक्सेप्ट 43,640 का कल हाई बनाया है। हाँ। उसके आसपास पहला बनता है 50, फिर 700, 775, 850, 950 अपने हिसाब से देख ठीक है, लीजिए। मतलब स्काई इज द लिमिट यहाँ हाँ, ट्रेल करते चलो स्टॉक ठीक है, बस ठीक, सिंपल से। सर एफआईआईज इंडेक्स लॉन्ग 2% बढ़ी है, ठीक है, वो भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से वीकली एक्सपायरी पे बनता था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया, आना ही था, शॉर्ट कवरिंग हो गई, लेकिन ओवरबॉट नहीं है। 1.04 ठीक है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी में जरूर 1.28 हल्का सा हायर साइड पर है, लेकिन ओवरबॉट नहीं है। क्यों नहीं है? पोजीशन तो देखो। हाँ, वो तो है। खाली पुट कॉल रेशियो देखने से नहीं होता। कई बार लोग बोला सर पुट कॉल रेशियो हो गया, आप तो बोलते थे इस पे ओवरबॉट होता, अभी क्यों नहीं? अरे 11 लाख शेयर है, 11 लाख शेयर में क्या ओवरबॉट होगा? वो नंबर, हाँ करेक्ट। क्वांटिटी भी तो चाहिए ना। सही कई बार बोलते हैं स्टॉक 20% ऊपर है सर, वॉल्यूम कितना हुआ? 200 शेयर। स्पेस है बहुत आप मुझे जबरदस्त, हाँ। बताओ 20% स्टॉक बढ़े 2,000 शेयर के वॉल्यूम के साथ, या 10% बढ़े 2 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ, क्या इंपॉर्टेंट है? प्राइस प्लस वॉल्यूम प्राइस प्लस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन, दोनों साथ में देखना। अकेले देखोगे तो क्या पिक्चर सही निकल कर आएगी? Correct, correct. इसलिए प्लीज डोंट सी पीसीआर टुडे। Yes, क्लियर है? ठीक है। विक्स घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। हम्म, आज आशु जी आएंगे, बोलेंगे 5% विक्स घटा हुआ है, 13.4 पे हाँ। ऑप्शन राइटर मर जाएगा, ये सब बोलेंगे। देखना अच्छा ठीक है। सर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस खरीदें, सॉरी स्टॉप लॉस देना है, सॉरी हाँ, स्टॉप लॉस 18,500 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। ठीक हम है। 2 दिन से 18,450 दे रहे थे, 600 पे बंद हो गए, सेफ हो गए थोड़ा सा। वीकली क्लोजिंग 500 के ऊपर आती है, नो प्रॉब्लम। ओके, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों ये रखेंगे। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस ऊपर खींच दिया मैंने 43,300 सीधा 43,000 से 42,950, 43,000 कर रहे थे। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा, उसके सम्मान में स्टॉप लॉस 300 पॉइंट ऊपर। चढ़ा के, ओके, हाँ, सैल्यूट करते हैं। ओके, तो शॉर्ट पोजीशन 18,750। ओके, कल भी शायद यही था, 725 होगा या 750 होगा, आज भी 7+ ही दिया हाँ 750 आज भी है। बैंक निफ्टी का 43,700। वैसे तो कल स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाना चाहिए, अगर कोई शूरवीर ऐसे हैं जिन्होंने कल नहीं किया हाँ। तो आज कर ले, रखे। मैं कल भी आपको क्लोजिंग में यही बोला था, आप लॉन्ग करो मत करो, शॉर्ट मत करो, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग करो मत करो, शॉर्ट मत करो। अगर फिर भी किसी ने कल शॉर्ट किया है, 43,700 अंदाज से एक स्टॉप लॉस, या 43,640 कल का जो हाई है उसके ऊपर, जो आपको ठीक लगे। हाँ सर, न्यू पोजीशन खरीदे निफ्टी 18,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। 650, 702 छोटे टारगेट, 750, 775, 815 फाइनल टारगेट आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। बेचना है जरूर बेचे। 750, 815 की रेंज में, सॉरी 700, 775 की रेंज में बेचना है। 825 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ठीक है। ये आपके लिए अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी जो बैंक निफ्टी की है वो, सॉरी निफ्टी की 18,812 की है। अच्छा, आजकल है ना मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ, वो है ना मैं 18,700, 18,775 की रेंज में खरीदे, वो मैंने बोलना बंद कर दिया है। ये मैं वसीम साहब से ही सीखा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट ही बोल देता हूँ, क्योंकि नहीं तो कई बार है ना निफ्टी बैंक निफ्टी में चक्कर पड़ जाता है। 43,000, 18,000, तो आखिर इंपॉर्टेंट तो डे ट्रेड के हिसाब से लास्ट के 3 डिजिट है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी और थोड़ा समझ जाइए। 775 मतलब 18,775। नहीं तो कोई बोलेगा 18,000 तो खा गया नहीं जी, खाया नहीं है हमने। हाँ, 775 की रेंज में आपको बेचना है। 825 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 650, 615 दो छोटे टारगेट, 575, 550 और 525 के बस आगे के टारगेट। ये 5 टारगेट काफी है। समाप्त। ओके सर, नई पोजीशन नई पोजीशन बैंक निफ्टी बढ़िया रेंज बताऊं?
बताइए जहाँ आपको लेना चाहिए, बताइए। एकदम परफेक्ट, हाँ फर्स्ट क्लास, शानदार, हाँ। आएगी नहीं वो। चलिए। 43,300, 43,375, अच्छा। ये वो बेस्ट रेंज है जहां पर आए तो किसी के इनविटेशन का इंतजार नहीं करना, पूछना मत, देखना मत इधर उधर, चुपचाप ले लेना और फिर बताना कि मैंने ले लिया बैंक निफ्टी। अच्छा हाँ, ठीक है ना। हम्म, तो ये है आपके लिए वो रेंज, ओके यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, मुश्किल है आ जाना, अगर आ जाए तो लेना है। क्लियर है क्लियर है ठीक है। स्टॉप लॉस 43,100 के ठीक नीचे, 43,075, 75 25 पॉइंट नीचे। कल का लो है 43,098, हाँ राइट, करेक्ट उससे थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे। चलेगा। बेसिकली 43,100 ही है स्टॉप लॉस, हाँ सेफर साइड पे ऑन 25 पॉइंट सेफर नीचे साइड दिया। ठीक है ओके। टारगेट सिर्फ 4, हम्म, मतलब इतनी बढ़िया रेंज में आप वो टारगेट 4 ही 100 ले भी तो 50 नीचे रहे ना आप। हाँ, 43,500, 600 दो टारगेट, 650, 700 700 दो टारगेट, बस। ओके। अग्रेसिव ट्रेडर्स तो आप जो सोचोगे कि मज़ा तो आया नहीं और वहाँ तो आएगा नहीं, आप खुद बोल रहे हो नहीं आएगा, तो फिर कहाँ, तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी आपके लिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी अलग है। खरीदना है निफ्टी, आपको 2 स्टॉप लॉस लगाने हैं, या 43,300 का जो कि मैं बता रहा हूँ, और अगर गैप से खुल के खरीद लें 43,500 का। ठीक है अभी 43,300 रखिए, मैं रिवाइज करवा दूंगा 9:08 पर। क्लियर है। करेक्ट खरीदना है, टारगेट 43,650, 702 छोटे टारगेट, 775, 850, 950 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी। अगर आप खरीदारी करते तो टारगेट यहाँ भी 5, अपने 44,000 के आसपास आएगा तो थैंक यू कर देना है। ठीक वो 900 पे करो, 950 पे, 75 पे करो, कुछ चीज़ तो हलवा बना के मैं दूंगा, खाना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। सो बैंक निफ्टी सेल बेचना है, क्यों बेचना है, बेचने की कोई स्ट्रेटजी है नहीं, देखो ऑनेस्टली, लेकिन मुझे पता है न आप स्ट्रेटजी लिए बगैर मानेंगी, न जो बेचने वाले वो बेचने के बाद। तो 44,000 के आसपास जिसको बेचना ही है वो एक चांस ले सकते हैं, उनके लिए 43,900, 44,000 के आसपास आपको बेचना तो बेचो, 44,100 का स्टॉप लॉस लगा लेना, 850, 775 छोटे टारगेट, 700, 650 मीडियम टारगेट, 600, 525 बड़े टारगेट। ठीक है 500 तक आएगा वापस तो ठीक है, काट ले। 44,000 के आसपास आप एक चांस लेना चाहो, कर सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें, क्योंकि आप 2 ट्रेडिंग सेशन में 43,950 से 44,950 पहुंच जाते हैं, सॉरी 42,950 से 43,950, इसीलिए मैं पीछे वाले 3 डिजिट बोलता हूँ, ये 42, 43, ये 43, 18। अच्छा, बैंक निफ्टी में तो कंफ्यूजन बड़ा भारी है, या तो मैं 18,000 बोलता हूँ या सीधा 16 या बोलता हूँ, 16 बोलते हैं 17 तो मेरा आते ही नहीं है। तो समझ में नहीं आता बीच वाला 17 गया कहाँ। सो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर पूरी स्टडी डन। हाँ एफएनओ बैन एक बार आया है पीएनबी, स्वागत है आपका, थैंक यू। अच्छा। बाकी 2 बने हुए, बाकी 2 बने हुए बोल ठीक। ठीक है सर डेटा बता दूं जल्दी से। हाँ बता दीजिए सर प्लीज। 1132 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई एफआईएस की, सामने 770 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो बिकवाली ज़्यादा बड़ी नहीं है। इंडेक्स में 27 करोड़ की खरीदारी की है और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट घटाए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसी वजह से एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी आपकी बढ़ रही है। ऑप्शन में जो भारी भरकम वॉल्यूम हो रहा है नेहा, उसका इम्पैक्ट आप डेटा में देखिए। कल एफआईएस की तरफ से 11,170 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे गए हैं, एक्सपायरी के दिन उन्होंने ऑप्शन में अपने शॉर्ट्स काटे हैं। जो आजकल क्या है, वो रेंज बाउंड मार्केट में पुट कॉल दोनों बेच देते हैं, वैसा है। 100 पॉइंट इधर बेच दो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट इधर बेच दो, मिल जाएंगे प्रीमियम, वैसा है। तो कल के डेटा वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल फंड का ठीक है। वायदा कारोबार का डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग, कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, 18,600। 18,600 पर ही ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट, पुट में भी कॉल में भी, जो आज से वीकली सीरीज शुरू है, और वो भी बराबर 18,600 पुट 57 लाख, 18,600 कॉल 61 लाख, और दोनों 45 लाख शेयरों के आसपास कल ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। तो रस्साकशी का लेवल, और आज उससे ऊपर खुलेंगे आप, ठीक है। लेकिन 18,600 का कॉल रेटर काटता कब है, शॉर्ट कब कवर करने आता है, जब आप 18,700 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस से जब जाकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो शॉर्ट कवरिंग आती है पीछे की स्ट्राइक प्राइस, ये ध्यान में रखना। इंट्राडे की अलग आ सकती है, लेकिन एक्चुअल जो शॉर्ट कवरिंग आती है वो जब 18,700 के ऊपर आप टिकेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, अदरवाइज आपको आज फ्रेश खरीदारी चाहिए। आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, कल आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, आज नहीं है, आज फ्रेश खरीदारी चाहिए। कल आपको डाउ का सहारा नहीं था, आज है, तो आप गिरेंगे नहीं, ठीक है बस। तो आज बाइंग कितनी आती,
वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो बाइंग कितनी आती है और डाउ आज किस डाउ तो करवट ठीक है, बैठेगा? हाँ, तो वो तो अपने आप सुस्त है, को कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा। अगर होल्ड आउट करे तो हमारे लिए कोई दिक्कत बढ़िया। की बात नहीं। Correct। लेकिन सर, इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर, जो आपने कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा कि इतने ठंडे माहौल में पेटीएम की बायबैक की खबर आना, क्या, क्यों, कैसे, सवाल बहुत सारे हैं सर। आपकी कमेंट क्या क्या जानना चाहते हैं? पहले तो ये कि सबसे पहले तो यही बता दूं मैं आपको कि पेटीएम के शेयर में जो बायबैक का ऐलान हुआ है उसकी बोर्ड बैठक होने जा रही है और बोर्ड बैठक के बाद वो डिसाइड करेंगे कितना बायबैक करना है, क्या करना है। Correct। कुछ डेटा मैं आपको बता दूं। आईपीओ आया था पेटीएम का, 2150 रुपये की इशू प्राइस थी। लिस्टिंग थोड़ी नीचे हुई, 9-10 रुपये नीचे, 9-10% नीचे, 1950 के आसपास। और अभी हाल ही में 24 नवंबर वो डेट थी जहां बहुत सारे सौभाग्यशाली लोगों को सबसे लोएस्ट लेवल पर पेटीएम खरीदने का मौका मिला। वो था 440 के आसपास। करेक्ट। ठीक है, वो बहुत कम ही होंगे, ज़्यादातर सब 2150 वाले ही बैठे सही हैं। बात है। और पेटीएम ने एक ट्रेंड भी सेट किया न्यू एज कंपनियों के बारे में, और वहाँ से जो लोगों को डर लगना शुरू हुआ, करेक्ट। क्योंकि पेटीएम का नाम है, इज्जत है, क्रेडिबिलिटी है, ब्रांड है। बहुत हाई होप्स के साथ। हाँ, ठीक वैसे जैसे LIC इनसे बड़ी हाई होप थी। और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। सो लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरते गिरते अभी 1 साल हो गया लिस्टिंग को। इन्होंने लिस्टिंग मेरे ख्याल से 24 नवंबर लास्ट 18 नवंबर को की थी लास्ट ईयर, और 24 नवंबर 1 साल बाद लोएस्ट बनाए। ठीक है, 8,300 करोड़ का इशू था और 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 8,300 करोड़ का जब इशू आया, इशू आने के बाद से नेहा अब तक करीबन ये 2,700 करोड़ का लॉस कर चुके हैं। ठीक है, कैश जो पुराना इशू का पैसा बचा है लगभग 5,500 करोड़, प्लस और कैश जो है कंपनी के पास, वो मिलाकर 9,000 करोड़ का कैश है। 9,000 करोड़ का कैश है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो करीबन मार्केट कैप का इनके पास 30% के आसपास, आप ब्रॉडली मान लें 25% के आसपास का कैश पड़ा है। अब ये कितना बायबैक करते हैं, क्या करते हैं, वो देखने वाली बात है। आज स्टॉक कितना बढ़ सकता है, उससे पहले मैं बायबैक से जुड़े हुए आपको कुछ बेसिक चीज समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समझिए पेटीएम के बायबैक की ABCD। बायबैक करने के 6 कारण होते हैं मेरी समझ से। ये कोई लीगल रीजन नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव है 30 साल का, जो मैंने हजारों बायबैक देखे हैं, कंपनियां क्यों करती है, वो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। उससे आपको आइडिया लगेगा कि पेटीएम के बायबैक में कौन कौन सा फिट होता है, कौन सा नहीं। पहला, आमतौर पर प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए बायबैक करते हैं, क्योंकि कंपनी अपने पैसे से बायबैक करती है, और बायबैक में जनरली प्रमोटर अपने शेयर बेचते नहीं है। आम शेयर होल्डर, रिटेल या इंस्टीट्यूशनल, वो बेचते हैं। प्रमोटर की स्टेक है उतनी, लेकिन जब इक्विटी कम हो जाती है तो इनडायरेक्टली उनकी स्टेक बढ़ जाती है। तो क्या पेटीएम इसलिए कर रहा है? जवाब है ना, क्योंकि पेटीएम में कोई प्रमोटर है ही नहीं। ये न्यू एज कंपनी है जिसमें प्रमोटर कोई है ही नहीं। सिर्फ विजय शेखर शर्मा साहब हैं जो 8.9% होल्डिंग रखते हैं, लेकिन वो प्रमोटर नहीं है, मालिक वही है, मालिक है। हाँ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसे प्रमोटर नहीं माना गया। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए ये बायबैक है? जवाब है ना। EPS बढ़ाने के लिए दूसरा रीजन, कि अब आप कमाई तो उतनी कर रही कंपनी, अगर इक्विटी कैपिटल घट गई बायबैक की वजह से, तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। हर शेयर पे आप जितना कमा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, तो प्रॉफिट तो अभी आया किधर है? कंपनी अगर नुकसान में है तो EPS बढ़ी कहाँ? राइट, EPS तो तब आएगी जो अर्निंग है। अर्निंग ही नहीं है तो अर्निंग पर शेयर कहाँ से? तो वो भी गलत। तीसरा, शेयर के दामों को सपोर्ट करने के लिए, जब शेयर के दाम बहुत घट जाए, दाम को सपोर्ट करने के लिए बायबैक करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक लगती है। हाँ, साल भर के निचले स्तरों पर हो, इश्यू प्राइस से 1/4 रह गया हो, तो फिर शेयर के, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है जो वो कर रहे हैं। अगला कारण, आमतौर पर कंपनियों के पास एक्सेस कैश है, बहुत पैसा पड़ा है, क्या करें, कुछ नया बिजनेस नहीं करना है, जो पुराना बिजनेस है उसमें हमें लगाना नहीं है, तो फिर जो कैश पड़ा है उसका इस्तेमाल कर ले। जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, सब करते हैं ना बायबैक। ढेर सारा कैश आ रहा है, या तो म्यूचुअल फंड में, FD में रखें, नए एक्विजिशन करें, या शेयर होल्डर को दे दें, तो वो शेयर होल्डर को देते हैं। तो क्या पेटीएम के पास भी यही चीज है? लॉस पे लॉस हो रहा है हर क्वार्टर, तो कैश की तो आपको जरूरत पड़ेगी, आगे पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी, और नई चीजें करने के लिए भी पड़ेगी। तो कैश का इस्तेमाल करने के लिए बायबैक नॉट अ ग्रेट आइडिया। पेटीएम को देखकर नॉट द ग्रेट आइडिया, क्वेश्चन मार्क है मेरा। विजय शेखर शर्मा साहब समझाएंगे, कभी आएंगे तब, कि वाकई में इस वजह से क्या। शेयर होल्डर्स को फायदा देने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो हैं, 100% है, तो
तो अब फायदा देने का तरीका क्या है? या तो कंपनी प्रॉफिट में आए, अच्छा पैसा बनाए और शेयर का दाम बढ़े, वो तो होते हुए जल्दी दिख नहीं रहा। तो फिर चलो बायबैक देकर ही शेयर के भाव को सपोर्ट करें, तो कम से कम शेयर होल्डर को इतना कंफर्ट कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि और गिरेगा नहीं। ये कारण सही हो सकता है। और आखिरी कारण जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार बायबैक इसलिए किए जाते हैं कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर, यानी कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को आकर लूट ना ले, टेक ओवर ना कर ले, प्रमोटर से ज़्यादा स्टेक बना ले, या कुछ एक पर्टिकुलर स्टेक लेकर वो एक ओपन ऑफर दे दे कि हम आपकी कंपनी को लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ कम होता है, विदेशों में भरपूर होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। अच्छा, हॉस्टाइल टेक ओवर की फंडिंग भी की जाती है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंड करते हैं, जितने पैसे चाहिए हमसे ले जाओ, हॉस्टाइल टेक ओवर करो। हाँ हाँ, इस तरह का माहौल है। तो क्या पेटीएम को कोई हॉस्टाइल टेक ओवर करने की सोच सकता है? इसके ऊपर मैंने 4 स्माइली बनाई है। हर तरह के विचार है इसमें, आंख मारने वाले भी हैं, विंक करने वाले, क्वेश्चन मार्क वाले भी हैं, स्माइल वाले भी हैं। ये कारण इंटरेस्टिंग है। वैसे तो प्रमोटर कोई है नहीं, लेकिन है तो विजय शेखर शर्मा साहब ही, 9% हिस्सेदारी रखते हैं। क्या कोई ऐसा है जो पेटीएम की ब्रांड, क्रेडिबिलिटी, स्प्रेड, मार्केट शेयर, हर चीज़ को देखकर पेटीएम को देखकर मुंह में पानी आता हो, और ये विजय शेखर शर्मा साहब को पता हो और वो सोचें कि चलो बायबैक करके थोड़ा सा मजबूत किया जाए सिचुएशन को? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं, इसके जवाब हमारे पास नहीं, समय देगा, लेकिन बट आपने अब सवाल, अब बर्निंग क्वेश्चन खड़ा कर दिया। तो ये सारे रीजन है। अब रहा सवाल शेयर होल्डर्स के लिहाज से, उनके लिए क्या है? 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो आपका लो बना है अभी नवंबर के महीने में 24 नवंबर 440, अब एक बार के लिए आपके शेयर का दाम का ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो कम से कम आपकी नीचे की रिस्क, आपको खड्डा पता है कि कितना गिर सकते हैं, राइट? तो 440, 450 से 500 पेटीएम के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज होगी। अब इसके नीचे जल्दी से नहीं जाएगा, अनलेस की बायबैक की बहुत ही गंदा लेके आए। गंदा मतलब बहुत छोटा सा और बहुत कम प्राइस वाला, और वो भी ओपन मार्केट परचेज है, न कि टेंडर ऑफर, तब तो जाना है। मतलब अगर वैसा बायबैक लाना है तो फिर लाना भी नहीं चाहिए इनको, लाना भी नहीं चाहिए। हाँ, इससे तो बढ़िया नहीं लाए हुए ठीक थे। सो आई एम श्योर कि पेटीएम का बोर्ड सोच समझकर अच्छी प्राइस पर बड़ा बायबैक लेकर आएगा, और अच्छी प्राइस पर लाएगा। अगर टेंडर ऑफर से लाए तो और अच्छा, ठीक है? तो आपका पहले नीचे का लेवल, अब आज कितना बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से आज कल 1-2 दिनों में जो भी हो, 550 से 565, 10-12-13%, ये इतनी अपसाइड पेटीएम में बन सकती। उसके बाद देखा जाएगा, उतनी दिखती है, ठीक है, उतनी दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 520-25 खुले तो आप आज आ जाओ, 25 रुपये तो और बढ़ेगा ले लें। अब ये 25 रुपये के लिए लेने वाला स्टॉक नहीं है। करेक्ट, आपके पास है, पड़ा है, रखिए, बायबैक देखिए, बायबैक देखने के बाद डिसाइड करिए कितना बायबैक आता है, किस प्राइस पर आता है। ये आपके लिए पूरा बायबैक का विषय है। चलिए, तो बिल्कुल मतलब ये अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर हमारा फोकस रहेगा 13 दिसंबर को। हाँ, जो पिछले महीने भर से मैं कह रहा हूँ, अब फिर से कहना चाहता हूँ, हाँ, जितने भी न्यू एज कंपनियां हैं, हाँ, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, पेटीएम, और भी 1-2 नाम, हाँ, तो अब इनके लिए जो बॉटम लेवल से वो आ गए, अब जल्दी से वो नहीं टूटेंगे, धीमे धीमे अपसाइड बनेगी। उसका रीजन है कि सबके एंकर लॉकिन खुल गए, सबकी जो सप्लाई आनी थी आ गई, सब में नए तरह के इन्वेस्टर्स आ गए जो नई सोच के साथ आए और कुछ समय होल्ड करने के लिए आए। बिल्कुल, इसलिए अब इन शेयरों में अगर आप लॉस में भी है, अब बेचकर निकलने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, इन्हें पकड़ कर रखें, स्टे पुट। हाँ, तो क्या है, अब अगर आपके पास 125 का जोमेटो है, तो अब आपको 70-75 रुपये देना नहीं है, अब रुकना है। अगर पहले नहीं दिया तो अब मत दीजिए, अगर पहले दे दिया होता तो अच्छी बात थी। तो अब इन न्यू एज कंपनियों में, चाहे वो आपके पास पॉलिसी बाजार हो, जोमेटो हो, पेटीएम हो, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपको एक रिलीफ दे रहा हूँ जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि जल्दबाजी में हड़बड़ी मत बेचिए। जो सबसे बुरा समय था शेयर के दाम के हिसाब से होने के लिए, अब मार्केट 2000 पॉइंट घट जाए निफ्टी, वो तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, उसमें तो सबको घटना है, करेक्ट, वो एक अलग मार्केट रिस्क अलग है। बट जो न्यू एज आईपीओ की जो रिस्क थी, सेलिंग प्रेशर की, लगातार सप्लाई की, नायका वगैरह, अब ये काफी हद तक कम हो गई। कोई 1-2 स्टॉक में रह सकती है, बट ब्रॉडली इन कंपनियों के लिए अब सबसे बुरा समय था वो पीछे रह गया। ये रिलीफ की बात है। सर, ये आपने अच्छी बात कही है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जब कॉलर बेस्ड शो भी करते हैं जी, सबसे ज्यादा सवाल इस पे आते हैं। हर दिन 1 या 2 न्यू एज कंपनीज आती हैं जी, और फिर कोई एनालिस्ट वहां पे जवाब देना नहीं चाहता है, तो ये बड़ी मायूसी की बात होती है। कम से कम ठीक है, आप लोगों के लिए रिलीफ की बात है। अगर है
शांति से बैठिए, हड़बड़ी मत कीजिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, रिलीफ की बात है उन सभी लोगों के लिए जो न्यू एज कंपनीज में अपना पैसा लगाकर बैठे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कहीं फंस तो नहीं गए, क्या करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी रिसर्च टीम बिल्कुल तैयार है। अरमान, नुपुर, आशीष सब हैं हमारे साथ और फटाफट शुरुआत करते हैं। और अरमान, ट्रिगर्स पहले ले लेते हैं। जी बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसमें आप बजाज कंज्यूमर केयर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें कंपनी कर सकती है कि एक बड़ा ऐलान कर सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जहां पर बोर्ड बैठक है वहां पर जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कंसिडर करने के लिए एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान रखना होगा, जिसमें बोर्ड बैठक में 400 करोड़ जो है। आप सब लोग रोज ट्रिगर्स पढ़ते हो, मुझे याद नहीं आ रहा कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई कंपनी ऐसा करे कि आज बोर्ड बैठक में हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे। यस सर, नहीं पढ़ा यूपीएस से ही मैं आपको बता दूं दर्शकों को जिनको जानकारी नहीं है, सेबी का एक नियम है और सेबी का नियम यह है कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे शेयरों के भाव में ऊपर नीचे हो सकता है और जो अभी तक पब्लिक की नॉलेज में या सबको नहीं आई हो, कंपनी में कुछ ही लोगों को पता हो, उसको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं जी। और वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, वो पहले बोर्ड बैठक में डिस्कस हो, उसके बाद एक्सचेंजेस को जाए और एक्सचेंजेस में जाने के बाद सबको पता चले। ये सेबी का नियम कहता है। इस कंपनी ने पहली बार मैं एजेंडा में देखा हूँ कि एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाएगी और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो वी-गार्ड ने शुरू की। ओके, हाँ, वो बता रहे हैं कि हमारे ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस हो गया। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक ये कि अगर यूपीएससीआई समझकर कोई लोग सोचे कि इसका मतलब कुछ बड़ी खबर आ रही है और हम शेयर पहले ले लें और बाद में पता चला कि पटाखा फुस निकला, वो भी हो सकता है। दूसरा ये कि हम पहले से बता रहे हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना चाहें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये एक कदम है जो कंपनी बताया। अब इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का सीएफओ बदल रहा हो या एमडी बदल रहा हो, वो भी यूपीएससीआई है। अच्छा, हाँ, करेक्ट है ना। तो मैं दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि इसको ये मत सोचेगा कि इसका मतलब खबर वाकई में हमेशा बड़ी होगी और वाकई में उससे बड़ा प्राइस एक्शन हो गई होगा, हाँ। लेकिन इसको एक डिस्क्लोजर में ट्रांसपेरेंसी के तौर पर देखना ये ठीक रहा। अब हमें पता है कि आज हमें वी-गार्ड की बोर्ड बैठक को ध्यान से देंगे, ये तो ठीक है, चलो बायबैक भी है ना उनका, नहीं बायबैक इनका नहीं सब है। तो अब हमें पता है कि इसका मतलब कोई ऐसी खबर आ रही है तो कंपनी की बोर्ड बैठक पे नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो उनके शेयर होल्डर जो भी है वो अलर्ट रहेंगे। ओके, ठीक है जी। बताइए अरमान, माफ कीजिए मैंने बीच में रोक दिया जी। एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स पर भी आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ पे बोर्ड बैठक में 400 करोड़ का जो फंड जुटाने के लिए जो है विचार किया जाएगा। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, जहाँ पर बोर्ड बैठक में ऑप्शंस, फंड रेजिंग के ऑप्शंस जो है वहाँ पर विचार किया जाएगा। वीआईपी क्लोथिंग, जहाँ पर बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग के लिए सिक्योरिटीज़ हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा सिक्योरिटीज़ हो या वारंट्स हो, उसके जरिए जो है अलॉटमेंट फंड रेजिंग के लिए विचार किया जाएगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, जहां पे लगभग 131 करोड़ जो बोनस इक्विटी शेयर्स हैं आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल की अगर अंत में बात करें तो यूएसए का पीपीआई का नवंबर का और कंज्यूमर सेंटीमेंट दिसंबर का डेटा वो भी आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण ग्लोबल और घरेलू बाजार के ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको करना है फोकस। नुपुर, मॉर्निंग, आपकी बारी आती है, बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है। गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले HUL, जहां पर कंपनी ने हेल्थ और वेलबींग कैटेगरी में अब एंट्री ले ली है। 2 एक्विजिशंस कंपनी ने किए। सबसे पहले जी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे कंपनी 100% इक्विटी खरीदने वाली, करीबन 264 करोड़ के आसपास का ये एक्विजिशन होगा। और दूसरा न्यूट्री लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे करीबन 20% की हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी 70 करोड़ में। अगले साल के जनवरी तक ये दोनों एक्विजिशंस कंप्लीट हो जाएंगे। डिक्सन टेक भी आज फोकस में, क्योंकि IT राज्य मंत्री की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी और उनका बयान आया जहां पे उन्होंने कहा कि FY23 में 70,000 से 75,000 करोड़ के नए के मोबाइल निर्यात हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इन कंपनीज के लिए। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहाँ पे NHAI की तरफ से अपॉइंटमेंट डेट और लेटर कंपनी को मिला है, जहाँ पे 950 करोड़ का एक ऑर्डर था, उसी से रिलेटेड अब कंपनी को यहाँ पे लेटर मिलता हुआ दिखा है। अंजानी पोर्टलैंड, जहाँ पे 16 दिसंबर को राइट्स इशू की एक्स डेट है, करीबन 250 करोड़ की इसकी साइज है, 197 के भाव पर इसे दिया जाएगा और 20 दिसंबर से ये ओपन होगा, जो 19 जनवरी को बंद हो जाएगा। ओके अरमान, अब आपकी बारी आती है। ट्रिगर्स के बाद बताइए खबरों के दम पर और कहाँ एक्शन दिखेगा। जी बिल्कुल,
केआई इंडस्ट्रीज पे आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें प्रमोटर्स अनिल गुप्ता समेत कई लोग जो हैं उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.1 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं और उनकी हिस्सेदारी अगर टोटल देखेंगे आप 12.42% से घटकर 12.3% के आसपास हो गई है और ये 7 दिसंबर को ओपन मार्केट के जरिए जो है बेची गई हिस्सेदारी। और बल डील में अंत में ध्यान रखिएगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें प्लूटस वेल्थ ने लगभग 40 लाख शेयर, गोयल अनिल कुमार जी ने लगभग 18 लाख शेयर्स और सोसाइटी जनरल ने लगभग 15 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। एफआईआर की पूरी डिटेल्स लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, टॉप रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। यार देखिए, अभी नुपुर ने आपको खबर बताई कि एचयूएल यहाँ पर अधिग्रहण करने वाला है। इसके बाद ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, लेकिन किसी ने भी टारगेट प्राइस या रेटिंग में कुछ बदलाव नहीं किया। हालांकि सब मान रहे कि जो वेलनेस सेगमेंट है, न्यूट्रिशन सेगमेंट है, इसमें एंट्री काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। तो सिटी ने खरीदारी की राय दी है, 3050 रुपये का लक्ष्य दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, सेम लक्ष्य है बिल्कुल 3050 रुपये का। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 2800 रुपये के लक्ष्य दिया। नोमिरा ये सबसे ज़्यादा बुलिश है, 3175 रुपये का लक्ष्य इन्होंने दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सन फार्मा, यहाँ पर भी देखें इनकी जो हलोले का ये से इम्पोर्ट अलर्ट मिला था, इसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स आती हुई देखिए, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1150 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी की राय देने 1320 रुपये का लक्ष्य दिया। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया 1275 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत नियर टर्म में इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2650 के आसपास की क्लोजिंग है, 3065 रुपये का लक्ष्य दिया। ओके, तो ये वो बड़ी रिपोर्ट्स हैं एचयूएल, सन फार्मा, आरआईएल पर आती हुई। और भी कोई रिपोर्ट्स हैं, कुछ और सेक्टर्स पे फोकस है? नेहा देखिए, आईटी स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट आई है, डिटेल्ड रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहां पर ये मान रहे हैं कि जो 4 टॉप आईटी कंपनीज हैं इनमें थोड़ी सी आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस में अगर मैक्रो सिचुएशन ख़राब होती है तो सीधा असर यहाँ पर कारोबार पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो कोई भी टारगेट प्राइस या रेटिंग में बड़ा बदलाव नहीं किया। इनफैक्ट इन्फोसिस यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1620 रुपये का क्लोजिंग है, 1710 रुपये का टारगेट दिया है। एचसीएल टेक पर न्यूट्रल की रेटिंग है, 970 का टारगेट। टीसीएस न्यूट्रल 3300 का टारगेट। विप्रो अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, 350 रुपये के लक्ष्य के लिए, 404 की क्लोजिंग है। और अंत में मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 433 की क्लोजिंग है, 530 रुपये का लक्ष्य दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि सिटी पर किसी ने भी टारगेट घटाया नहीं, सॉरी सन फार्मा पे किसी ने भी टारगेट घटाया नहीं है। नहीं सर, ये एक्शन आने के बावजूद, और सन फार्मा भी कह रहा है कि ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ओके, 1320 सिटी का टारगेट है हाईएस्ट, और 1094 टारगेट न्योमुरा का है, यानी कि मार्केट प्राइस से ऊपर के ही टारगेट अभी भी आ रहे हैं। सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी लगी आपको? सर कोई दमदार रिपोर्ट नहीं लग रही है, ठीक ठाक लग रहा है। मैक्स हेल्थ केयर से उम्मीद नहीं होती कि यहाँ पर रिपोर्ट्स आ जाएं, तो जेफरीज की तरफ से बढ़िया मान रही, 2 साल में परफॉर्मेंस भी बढ़िया हुआ है। कोई भी रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही, मतलब खास दमदार नहीं है। आप यहाँ आए किस लिए? चलिए सुनिएगा, बहुत बढ़िया पुराना गाना, अच्छा है, मधुर आनंद मिलेगा। ओके, चलिए आइए बढ़ाते इसी आनंद को आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ पैनल है हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। शुरुआत करेंगे रेड हॉट बंसल जी के साथ। बंसल जी, ऐसा कलर ढूंढना भी कोई आसान काम है नहीं, चार्ट देखकर रिसर्च करने से ज्यादा मुश्किल होगा, आई एम श्योर। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए अनिल जी, रेड कलर अनिल जी ढूंढना नहीं अनिल जी, ये तो अब सर्दी पड़ रही है तो ये ऐसे सब कलर निकल रहे हैं अनिल जी। बट मैं आज ये रिकलेक्ट कर रहा हूँ अनिल जी, आपने पहले एक बार बोला जब आशीष बहन में कुछ नहीं करके लाए थे, आप यहाँ आए किसके लिए? हाँ। तो आशीष चुपचाप बैठे रहे। दूसरी बार बोला, फिर चुपचाप बैठे रहे। हाँ। तीसरी बार उन्होंने वो जो आशा पारिक जी ने बोला था ना, आपने बुलाया इसलिए, तो उसके बाद अनिल जी आपका ऐसा बाउंसर आया कि इसके बाद आशीष की कभी हिम्मत नहीं हुई कि कभी रिप्लाई करे अनिल जी। चलिए बढ़िया है, आपको याद है। यही छोटी छोटी जीवन की खुशियाँ हैं जो हमें याद रहती है, जब सोचते हैं आंख बंद करके तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। धन्यवाद बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे अनिल जी मेरा मेटल स्पेस से है, एनएमडीसी। और एनएमडीसी को चुनने का एक कारण अनिल जी कि एकमात्र मेटल काउंटर दिख रहा है जो कि अप्रैल 2022 के हाइस के ऊपर। अनिल जी अप्रैल के बाद ये
मेटल्स में मेल्टडाउन शुरू हुआ था, तो अप्रैल 2022 के ऊपर अगर आप देखें, ना तो सेल है, ना टाटा स्टील या जिंदल स्टील, ना JSW स्टील, सिर्फ NMDC को मैं स्पॉट कर पा रहा हूँ। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 119 रुपये 50 पैसे, 119.50 का स्टॉप लॉस लगा है, 134 का टारगेट है, NMDC है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, NMDC में करें खरीदारी 134 तक के लक्ष्य के लिए। तैयार हैं कुणाल जी हमारे साथ। सुप्रभात सर, बताएं आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी, खरीदारी की राय है और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि जो मझोले बैंक है, मिड कैप बैंक्स हैं, इनमें आपको अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। खरीदारी की राय है CSB बैंक पर, यानी कि पहले के नाम होता था कैथोलिक सीरियन बैंक। चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं और क्लियर ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा, तो CSB बैंक खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस 228 पर रख लें। पहला टारगेट 238 रुपए का, दूसरा टारगेट 243 रुपए का। खरीदारी की राय है CSB बैंक पर। ओके, कैथलिक सीजन बैंक CSB बैंक करें खरीदारी 238 243 टारगेट। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम आपको क्या पसंद है। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मेरी तरफ से जो आज का खरीदारी का सलाह होगा वो होगा एक मिड कैप IT पर। बिरला सॉफ्ट मुझे अच्छा लग रहा है। एक सॉसर फॉर्मेशन था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था। कल का सेशन में बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिला था। पूरा जो प्रीवियस डे का जो भी कैंडल बना था उसको पूरा एनगल्फ कर दिया था, तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है सॉसर के साथ। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा IT सपोर्ट दे देता है, तो इसमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलना चाहिए। एकदम छोटा सा कि रिस्क रिवर्ट रेशियो बहुत अच्छा होगा। 323 का क्लोजिंग था, 320 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 327 का पहला टारगेट, 330 और 332 का दूसरा और तीसरा टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। तो छोटा सा रिस्क के साथ एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। अच्छा चार्ट है, बिरला सॉफ्ट मेरा बेट होगा आज के लिए। बिरला सॉफ्ट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, बताइए सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे रहेगा अपोलो टायर्स, जिसमें लास्ट वीक एक शानदार ब्रेकआउट ऑल टाइम हाइस पर देखने को मिला था। उसके बाद 5-7 दिनों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली। और अगर डेरिवेटिव डेटा देखें अनिल जी, तो लगातार पिछले 7-8 दिनों में शॉर्ट कवरिंग साइकिल बनी हुई है स्टॉक में। एक ऑप्शंस में कल अनवाइंडिंग फिर से शुरू हुई देखने को, तो मुझे लगता है आज यहाँ पर फिर से तेजी की शुरुआत हो सकती है। स्पॉट में 317 रुपए का क्लोज है। 311 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर्स खरीदारी करके चलने की सलाह है। 330-335 रुपए तक के आज के लिए मुझे लगता है यहाँ पर टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अपोलो टायर्स पसंद है हिमांशु जी को आज के लिए। आइए सिद्धार्थ जी का भी किया जाए स्वागत। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। आप कुछ दिन पहले बधाई दे रहे थे मुझे सीमेंट्स की जी, तो आज मैं अभी सुबह सुबह में सीमेंट्स का भाई लेके आया हूं और वो है ABB। वाह, इसीलिए क्योंकि कैपिटल गुड्स का ही कंपनी है और सीमेंट्स जर्मनी है, ABB स्विट्जरलैंड है, यूरोप का ही पार्ट है। तो ABB इस पे खरीदारी की राय है। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, नतीजे भी दमदार आ रहे हैं। मुनाफे में 40% की ग्रोथ और ऑर्डर बुक जो है 6,500 करोड़ के आसपास का है। टोटल 2600 करोड़ तो दूसरे तिमाही में ही आ गए। तो ABB पे खरीदारी की राय है। आपको आज का जो टारगेट रखना है वो 3100 रुपए 3100 का रखना है। थोड़ा पोजिशनल कॉल ले ले तो 3260 भी आ सकता है कुछ हफ्तों में। तो ABB पे खरीदारी की राय 3100 और 3260 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको ABB में। और सीमेंस का भाई बताया ABB को सिद्धार्थ जी ने। पड़ोस में रहता है कौन से देश में सिद्धार्थ जी ABB की जन्मस्थली? स्विट्जरलैंड। ओके, तो अपने जर्मनी जाना ना, स्विट्जरलैंड तो नहीं जाना ना, ये खाली रिकमेंडेशन ही है ना। कहीं नहीं जाना। आप तो अभी घूम के आए हैं तो आप तो अभी वेकेशन लेंगे नहीं। अरे मैं तो घूम के आया हूँ, बाकी ये 4 मासूम चेहरों को तो देखो जो इंतजार कर रहे हैं। देखो मुंह लटकाए हुए बंसल जी, उम्मीद से आपको ताकते हुए कुणाल जी, सिमी जी की भी इच्छा है, हिमांशु जी भी चाहते हैं। मेरा छोड़ो, इनका तो ख्याल करो। अनिल जी आपके बगैर तो मजा ही नहीं बनेगा ट्रिप का। मुझे ले जाने दिए, मेरे बगैर जाना दिए। वाह, स्मार्ट है एकदम। ऐसे ही थोड़ी गुजराती पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं। सिद्धार्थ जी ऐसे ही हैं वैसे हमारे। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए ABB में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर उन्हीं पर फोकस किया जाए। वी गार्ड, सिमी जी इस स्टॉक का जरा आप चार्ट्स देखकर बताएं। आज कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में कुछ ऐलान करने की तैयारी है।
बोर्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर विचार करके ये बताने की कोशिश करेगा। 249 पर है स्टॉक, बताएं। जी, ये स्टॉक लास्ट 1 महीने से एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है, जिसका ब्रेक डाउन आ सकता है अगर स्टॉक 240 के नीचे चला जाएगा तो 240 245 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है। ऊपर में 255 से 265 एक रेजिस्टेंस एरिया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो रेंज पार करेगा। तो जब तक 255 265 का रेंज ऊपर में क्रॉस नहीं होता है तब तक नई खरीदारी का कोई सलाह नहीं है। नीचे 245 से 240 के बीच में ही सपोर्ट है, तो फ्रेश अगर सेल ऑफ करना है तो 240 के नीचे ही करना है। फिलहाल तो करंट लेवल पर कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगी। जिनके पास पहले से पोजीशन है उन लोगों को मैं स्टॉप लॉस 240 का ही मेंटेन करने के लिए कहूंगी। ओके, नई पोजीशन नहीं लेनी है, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, 240 का रहेगा स्टॉप लॉस। ये रिकमेंडेशन वी-गार्ड पर सिमी जी की तरफ से। लेकिन फोकस करते हैं बजाज कंज्यूमर केयर पर। बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार। सिडानी साहब, आपसे जानना चाहूंगी इस कंपनी पर क्या रुझान बन रहा है आपका? देखिए नेहा, बहुत पॉजिटिव रुझान नहीं है क्योंकि इनका सबसे बड़ी कारण है कि इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल, एक्सपैंडेड प्रोडक्ट प्रोफाइल नहीं है एफएमसीजी स्पेस में। और ये स्पेस में आप अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम्स बहुत महत्वपूर्ण एक पैरामीटर है। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल अगर बड़ा होता है तो वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिखता है। तो हमारी उतनी फोकस नहीं है ये कंपनी पे, बजाय यही स्पेस में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। और सुबह सुबह का टाइम है तो पानी, चाय, कॉफी और हमारे कुणाल जी भी साथ है, तो टाटा कंज्यूमर पे मैं ज्यादा रुझान रखूंगा रादर देन बजाज कंज्यूमर। चलिए, तो बजाज कंज्यूमर पर ये राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, बोर्ड बैठक में 400 करोड़ फंड जुटाने पर विचार जारी है। एस्ट्रा माइक्रो, कुणाल सर आप बताएंगे एक चार्ट चेक किस तरह का व्यू बन रहा है एस्ट्रा माइक्रो? देखिए, जिस तरह का चार्ट है नेहा, हमने स्टॉक में भी एक कंसोलिडेशन देखा है। हालांकि स्टॉक बहुत समय से बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है जिसमें कुछ इसमें समेकन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, एक स्टॉप लॉस रख लें 300 रुपए के आसपास। 300 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय है। मुझे लगता है कि यह स्टॉक आपको नए हाइस बनाता हुआ दिखाई देगा और पहले 360 का भाव भी आएगा, तो 300 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय है। 300 रुपए के स्टॉप लॉस पर होल्ड करने की राय, 360 और उसके पार का लेवल भी दिखाने का दमखम एस्ट्रा माइक्रो रखता है। और एक क्विक चेक, फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करें उससे पहले क्विक चेक HUL पर ले लेते हैं। बंसल जी, FMCG स्पेस में तगड़ा प्रदर्शन, ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थम्स अप है। सर चार्ट्स पे बताइए, मौके किस प्रकार के ऊपर? नया काफी बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। जिनके पास है नया बने रहें और गिरावट पे खरीदारी की राय होगी। नया 2705 के अराउंड चल रहा है, या तो 273637 के ऊपर लेंगे, या करेक्शन में अगर नीचे मिलता है 2680 2675 के अराउंड मिलता है तो वहां खरीदेंगे। एज ऑफ नाउ मौजूदा स्तरों पे अगर कुछ खरीदना है FMCG स्पेस से तो ITC को खरीदने की राय होगी, जिसमें कल थोड़ी सी करेक्शन भी देखने को मिली थी। तो मौजूदा स्तरों में अगर FMCG में कुछ बाय करना है तो ITC के साथ जाना चाहूंगा। ओके, तो मौजूदा स्तरों पर ITC खरीदें, ये राय बंसल जी की। लेकिन बंसल जी, एक राय मुझे भी देनी है आपको, आप कहे तो दे दूं? जी अनिल जी। हाँ, आप ना कहते तब भी मैं देता जरूर। अच्छा सुनिए, ये है ना, ज्यादा नेहा 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 मत बोलिए एक सवाल के जवाब में 3 4 5 बार। मंडे से दीप आ रहे फिर यही गलती वापस होने वाली है। दीप को नेहा बोलेंगे, हर बार उल्टा होगा। तो खाली ये राय है, बाकी माने न माने आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए आप इस पे विचार कीजिए, सोचिए कि मैंने जो कहा सही है या गलत।